रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 93। डॉक्टर लियो ने जैसे आंखें खोलकर देखा तो सचमुच अथर्व की उंगलियां हिल रही थी। जो देख डॉक्टर लियो तुरंत खड़े हो गए और अपना चश्मा आंखों पर लगा अथर्व की उंगलियों को छू कर देखा तो सच में उसकी उंगलियां वर्क कर रही थी। जो देख डॉक्टर लियो के चेहरे पर लंबी वाली स्माइल आ गया और उन्होंने मशीनों के तरफ देखा तो उसका ऑक्सीजन लेवल हाई हो रहा है। जो 12 दिन से वह एक जगह पर लेटा था उसके ऑक्सीजन लेवल भी कम था और अब वह तेजी से सांस लेने लगा। डॉक्टर लियो पूरे जोश में उसका ट्रीटमेंट करने लगे। अथर्व होश में तो आने लगा था पर तुरंत वह उठकर नहीं बैठ सकता था क्योंकि उसकी बॉडी वीक हो गई थी। 12 दिन से बिना खाए पिए सलाइन ड्रिप पर ही था। डॉक्टर लियो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगे कि अथर्व पूरी तरह होश में आ जाए। सुबह के 3:27 पर अब जाकर कहीं अथर्व अपनी धीरे धीरे पूरी तरह आंखें खोला तो देखा उसके सामने कोई अनजान इंसान खड़ा है। यह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर लियो खड़े थे और वह हल्का मुस्कुराते हुए बोले, वेलकम बैक मिस्टर अडानी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अथर्व अपनी पलकें झपका रहा था बल्कि वह अपनी नज़रें चारों तरफ फेरने लगा। वह अपने दिमाग पर बिल्कुल भी जोर नहीं दे रहा था बल्कि वह वापस अपनी आंखें बंद कर लिया। यह देख तो डॉक्टर लियो के होठों पर स्माइल आ गया क्योंकि अब वह पूरी तरह होश में आ गया था पर कमज़ोर होने के नाते वापस आंखें बंद कर लिया। डॉक्टर लियो कंटिन्यू अथर्व का चेकअप करते रहे। फाइनली सुबह के 6:02 पर अथर्व पूरी तरह आंखें खोल दिया। जो देख डॉक्टर लियो हल्का सा क्लैप करते हुए वापस अथर्व का वेलकम किए। फाइनली 13 दिनों के बाद उसे वह होश में आ ही गया। शगुन तो जल्दी उठकर हमेशा पूजा करती थी कि अथर्व जल्दी से ठीक हो जाए और पूजा की थाली रोज अथर्व के कमरे में लेकर जाकर उसकी आरती उतारती थी। जब आज वह पूजा की थाली लेकर अथर्व के कमरे में गई तो देखी सामने डॉक्टर लियो और डॉक्टर एलिना अथर्व को सहारा देकर साइड से पिलो लगाकर उसे बिठाने की कोशिश कर रहे थे। शगुन तो बिना पलके झपकाए अथर्व को देखने लगी क्योंकि उसके सामने डॉक्टर अलीना और डॉक्टर लियो के हाथ से बीच बीच में आ रहा था क्योंकि वह दोनों उसे ठीक तरह से बिठाने की कोशिश कर रहे थे। और जब उन्होंने उसे ठीक से बिठा दिया तो शगुन वहीं खड़ी होते उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। वह हाथ में पूजा का थाली ले तेजी से अथर्व के पास गई। पहले तो उसकी आरती उतारी और जैसे उसके माथे पर टीका लगाने जा रही थी कि अथर्व ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। यह देख शगुन का दिल दुख गया पर कोई बात नहीं, उसके लिए अथर्व होश में आ गया ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अलीना कमरे से बाहर निकली और वह तुरंत माहिर को इन्फॉर्म की। माहिर जो अपने कमरे में फ्रेश होकर रेडी हो रहा था वह डॉक्टर अलीना की बातें सुन तेजी से कमरे से बाहर निकला और भागते हुए अथर्व के कमरे में आया। वह दरवाजे पर पहुंचा और अथर्व को बैठा हुआ देख वह 2-4 कदम और तेजी से दौड़कर अथर्व के पास पहुंच गया और उसे अपने गले लगा लिया। उसका दोनों हाथ उसके पीठ पर फेर रहा था। माहिर को यहाँ देख अथर्व भी परेशान हो गया जो कि माहिर को महसूस हो गया। माहिर ने तुरंत अपने आप से दूर किया और अपने दोनों हाथ उसके शोल्डर पर रख उसे हिम्मत देते हुए कहा, अथर्व मेरे भाई तुम ठीक हो गए? मैं बहुत डर गया था। तुम्हें मुझसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। डोंट वरी। अथर्व कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि उसे होश आने में ही 5 से 6 घंटे लग गए क्योंकि रात के 3 बजे उसकी बॉडी थोड़ा थोड़ा वर्क करने लगा। तब से डॉक्टर लियो उसे होश में लाने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत किया। फाइनली 5 घंटे में वह पूरी तरह होश में आ गया। शगुन तो पास में खड़ी हो रो रही थी। यह उसके लिए खुशी का आंसू था। माहिर बेड पर से उठ खड़ा हुआ और
डॉक्टर लियो की तरफ देखा, क्योंकि कुछ दिन से वह डॉक्टर लियो के ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लगा था, पर उनकी काबिलियत को देख आज वह अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस करने लगा। माहिर डॉक्टर लियो के सामने जाकर खड़ा हुआ और उनसे कहा, डॉक्टर, मैं अंदर से बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपसे कहूँ, क्योंकि मैं कुछ कहूँगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगा, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने आपसे बहुत ही रूडली पेश आया हूँ। माहिर की बातें सुन डॉक्टर लियो हल्का मुस्कुरा दिया और बोले, इसमें आपकी 1% भी गलती नहीं है। आपकी जगह कोई और भी होता तो वह ऐसा ही रिएक्ट करता। और आपने तो कुछ नहीं कहा। मैंने तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट के फैमिली वालों से गालियाँ सुना हूँ। अगर उनका बस चले तो वह तो हमें जान से ही मार देंगे, और तो और वह हमारे हॉस्पिटल को आग लगाने के लिए भी कहते हैं। डॉक्टर की ऐसी हालत हो गया है, और यह मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है, सारे डॉक्टर का यही प्रॉब्लम है। हम भी पूरी तरह से जी जान लगाते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए, पर 100 में से कोई 1-2 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रहता है। मैं जब आया था मैं उसी वक्त चला जाता, पर मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि पेशेंट को कोमा में जाकर 2 दिन ही हुआ था, और मैं उस रात सोचा क्यों ना यहाँ रहकर पेशेंट का इलाज करूँ, क्योंकि ताज़ा ताज़ा जख्म है और तुरंत इलाज करने से पेशेंट रिकवर हो जाता है। अगर यह ज़्यादा दिन ऐसे ही बेड पर रह जाते तो मुश्किल हो जाता इन्हें होश में लाने के लिए, पर जल्दी से इलाज करवाने का यही नतीजा होता है कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाते हैं, जो कि डेमो आपके सामने है। सभी लोग डॉक्टर लियो की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। माहिर वापस उन्हें सॉरी कहने लगा। डॉक्टर अलीना सामने आकर उन्हें थैंक्स कहने लगी कि उन्होंने उनकी बहुत तारीफ सुनी थी और आज अपनी आंखों से देख ली। वहीं शगुन डॉक्टर लियो के पास आकर अपने हाथ जोड़ धन्यवाद दे रही थी, और उसने ये भी बोली कि उसे पूरा उम्मीद था कि आप ही अथर्व को ठीक कर सकते हैं। यह सुन डॉक्टर लियो आगे बोले, मैं आपको रोज़ पेशेंट का अपडेट इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि पेशेंट के फैमिली वाले आस लगा लेते हैं, और वह इतना आस लगा लेते हैं कि उनका एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं रहा था, पर कुछ दिन पहले ही पेशेंट में काफ़ी रिकवरी हो चुका था, पर मैं रिज़ल्ट आने तक कुछ बोलने वाला नहीं था, और अब नतीजा तो आप लोगों के सामने है। सभी लोग डॉक्टर लियो की शुक्रिया अदा कर रहे थे। वहीं डॉक्टर लियो अथर्व के सामने आकर खड़े हुए और उन्होंने अथर्व के हाथ पकड़ हल्का मसाज करने लगे। उसके बाद उन्होंने उसके पैरों का मसाज किया, क्योंकि 12 से 13 दिन से एक ही जगह पर लेटा हुआ था, और ऐसे लेटने की वजह से उसके हाथ पैर अकड़ गए थे, और अथर्व लियो के मसाज करने से उसकी नस का ब्लड सर्कुलर तेज़ी से काम करने लगा। उसके बाद डॉक्टर लियो ने शगुन के तरफ देख कहा, सबसे पहले आप इन्हें आज के स्पंज बाथ दीजिए, बाकी कल से आप इन्हें रेगुलर बाथ दे सकती हैं। माहिर वापस अथर्व के पास आकर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रख बड़े प्यार से कहा, अथर्व, तुम ठीक हो गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत डर गया था, अगर तुम होश में नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं सब कैसे मैनेज करता, अंकल आंटी को क्या जवाब देता। अथर्व बोलने की कोशिश किया, पर उसके मुंह से तुरंत शब्द नहीं निकला। उसके होंठ हिले, यह हर किसी ने देखा, पर वह फिर से बोलने का ट्राई किया, जो धीरे से उसका पहला शब्द निकला, माहिर। उसके मुंह से अपना नाम सुन माहिर की आंखों में चमक आ गया, और उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ उसे हिम्मत देते हुए कहा, बोलो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ।
माहिर का इतना कहना कि अथर्व खुद उसके गले लग गया और उसका इस तरह गले लगना अब जाकर माहिर के आंखों में पानी आ गया और वह जल्दी से अपने आंखों से आंसू पोंछ भी लिया ताकि अथर्व देख ना सके, क्योंकि वह उसके सामने कभी कमज़ोर नहीं बनता, क्योंकि वह खुद स्ट्रांग हमेशा रहता है ताकि उसके दोनों छोटे भाई अथर्व और आर्य के दोनों भी हमेशा स्ट्रांग ही रहे। शगुन जो धीरे धीरे रो रही थी वह अथर्व के मुंह से शब्द सुनी और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, पर अथर्व एक बार भी नज़र उठाकर शगुन के तरफ नहीं देख रहा था। उसने जितनी बार भी नज़र उठाया तो सिर्फ माहिर के तरफ देखा या डॉक्टर लियो के तरफ, बाकी किसी के तरफ वह नहीं देखा। शगुन इतना तो समझ गई कि अथर्व उससे नाराज़ है और वह इस बात को अपने मन से नहीं लगाई, क्योंकि उसके लिए अथर्व होश में आ गया यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। कुछ देर बाद डॉक्टर लियो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। उनके साथ माहिर और डॉक्टर अलीना भी बैठे और सर्वेंट लूसिया सभी के लिए ब्रेकफास्ट लगा दी। शगुन वॉशरूम में जाकर उसने अथर्व के लिए हल्का गर्म पानी लेकर आई। उसके साथ उसने एक छोटा वाइट कलर का टॉवेल भी लेकर आई जो भिगोकर अच्छे से पहले उसने निचोड़े। उसके बाद अथर्व के तरफ देखी और जाकर बेड पर बैठी। बिना देरी किए शगुन उसके गले से चिपक गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, पर अथर्व अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया जैसे कि उसके रोने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। शगुन के दोनों हाथ अथर्व के गले में था। शगुन अपनी तकलीफ बता कर अथर्व के सामने रो रही थी और अथर्व ऐसा अनजान बन रहा था जैसे कि वह शगुन को जानता ही ना हो। 2 मिनट बाद अथर्व अपने एक हाथ में से उसे हल्का धक्का देते हुए खुद से दूर किया। अब जाकर शगुन को बहुत बुरा लग रहा था कि अथर्व उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाह रहा है। शगुन अपने आंसू साफ की और अथर्व को हॉस्पिटल का कपड़ा पहनाना था। वह तुरंत शर्ट के बटन खोलने लगी। ये देख अथर्व अपने राइट हैंड से उसके हाथ को झटक दिया और अब उसके तरफ देख गुस्से भरी आवाज़ में बोला, ये क्या कर रही हो तुम? दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। अथर्व का खुद के लिए इतना नफरत देख शगुन न चाहते हुए भी रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वह फिर से अथर्व का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाई कि वक्त रहते पहले ही अथर्व अपना हाथ ऊपर कर लिया। शगुन स्लो आवाज़ में बोली, पता है मुझे आप मुझसे नाराज़ हैं, यहाँ तक कि मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं और आपका फ़र्ज़ बनता है मुझसे नाराज़ होने का, क्योंकि मैं सचमुच इसी लायक हूँ। आपको जो सज़ा देना है मुझे दीजिए, पर फ़िलहाल मुझे मेरा काम करने दीजिए। इतना बोल शगुन फिर से उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। वह अभी तक उसके बटन को हाथ ही नहीं लगाई होगी कि अथर्व उसके तरफ देख दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा ना मेरी नज़रों से दूर हो जाओ तो दूर हो जाओ, वरना इस बार मैं होश में नहीं आऊँगा। अथर्व का इतना कहना कि शगुन तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रख दी, मानो यह शब्द उसके कानों को चुभ गया और वह रोते हुए बोली, अथर्व प्लीज़ ऐसे शब्द ना बोला कीजिए। आप अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दीजिए, पर अपने लिए ऐसे शब्द मत बोला करो। तो उठो यहाँ से चली जाओ। अथर्व दूसरी तरफ देखते हुए बोला। वह बिल्कुल भी शगुन के तरफ नहीं देखना चाहता था। शगुन भी बेड पर से उठ गई और कमरे से बाहर निकली तो डॉक्टर अलीना को बताई। डॉक्टर अलीना के साथ जो 2 डॉक्टर आए हुए थे वह फ़िलहाल तो उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल से डॉक्टर को घर बुलाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब डॉक्टर लियो अथर्व के कमरे में गए तो देखा अभी तक अथर्व ने बात नहीं लिया। जो देख उन्होंने माहिर को कहा वह खुद अथर्व को स्पंज बात दे दे।
स्पंज बाथ देने के बाद अथर्व काफ़ी फ्रेश दिखाई देने लगा। शगुन उसके लिए ब्रेकफास्ट कमरे में लेकर गई तो जान गई कि अथर्व उसके हाथ का ब्रेकफास्ट नहीं खाएगा, इसलिए उसने माहिर के हाथ में ब्रेकफास्ट दे दी। माहिर एक नज़र शगुन की तरफ देखा जो अपनी नज़रें नीचे झुकाई थी। माहिर कुछ बोला नहीं। वह ब्रेकफास्ट का ट्रे अथर्व के सामने रखा और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। उसके हाथ से अथर्व ने एक ही बाइट खाया, उसके बाद वह खुद खाने लगा। अथर्व के लेफ्ट साइड में दोनों गोलियां लगी थी, जिसके वजह से उसका लेफ्ट हैंड से काम करने में दिक्कत उसे आने वाला था। बाकी वह राइट हैंड से सब कुछ कर रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद माहिर अथर्व का हाथ पकड़ उसे बेड पर से उठाया। पहले तो उसे खड़ा किया। अथर्व खड़ा होने से लड़खड़ाया क्योंकि 12 दिन में उसकी शरीर बहुत वीक हो गया था, पर माहिर तुरंत उसे सहारा दिया, जिससे अथर्व ठीक से खड़ा रहा। माहिर ने उसे उसका टी शर्ट और नाइट पैंट पहनाया था, जिसमें वह बहुत ही हैंडसम दिखाई दे रहा था। वैसे उसका मुंह एकदम से लटका हुआ था, यूँ कहा जाए तो मुरझाया हुआ था। माहिर अथर्व का राइट हैंड पकड़ के उसे लिविंग एरिया में लेकर आया। उसके पीछे डॉक्टर और शगुन भी बाहर आए। अथर्व उसे वैसे ही विला से बाहर लेकर निकला और गार्डन एरिया में लेकर चला गया। उसके लिए एक चेयर लगाया और दूसरे चेयर पर वह खुद बैठा और बाकी के लोग खड़े थे। बाहर आने से अथर्व के चेहरे पर जैसे ठंडा हवा गया कि उसका मुरझाया हुआ चेहरा अब खिलने लगा। अथर्व ने एक नज़र अपने आसपास देखा और वह डॉक्टर और शगुन को यहाँ से जाने के लिए कहा। वे सब तुरंत वहाँ से चले गए। उनके जाते ही अथर्व माहिर के तरफ देख कहा, हमने गलती किया उसे जिंदा छोड़ के। दूसरी बार उसने चोट पहुँचाया है, पर अब उसे मैं। अथर्व को इस तरह गुस्सा करता देख माहिर उसे समझाते कहा, अथर्व रिलैक्स, पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, उसके बाद हम लोग काया को ढूंढकर उसके किए की सज़ा उसे देंगे। माहिर उसे रिलैक्स होने के लिए कह रहा था, बल्कि अथर्व अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर बहुत कुछ सोचते हुए दांत पीसते कहा, नहीं माहिर, अब मैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो सकता जब तक मैं उसे जान से ना ख़त्म कर दूं। ये बोलते वक्त अथर्व अपने दांत कटकटा रहा था, जो देख माहिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख फिर से उसे गुस्सा न करने के लिए कहा। अथर्व और माहिर गार्डन में काफ़ी देर तक बैठे रहे। माहिर बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था ताकि अथर्व का माइंड डाइवर्ट कर सके। वह नहीं चाहता था कि होश में आते ही वह इतना चिड़चिड़ापन करे कि ठीक होते होते भी उसे परेशानियां उसका पीछा करे, जिसके चलते उसके साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। अथर्व का तो पूरा का पूरा ध्यान कहीं और था और वह कुछ सोचते हुए बोला, माहिर तुम्हें तो अब सब कुछ पता चल ही गया है और अच्छा किया तुमने कि मॉम डैड को कुछ नहीं बताया और मैं चाहता हूँ तुम बताओ भी नहीं। ये सुन माहिर बोला, पर तुमने मुझसे क्यों छुपाया यह सब? माना अंकल आंटी को नहीं बताना था, पर मुझे? माहिर का इतना शांत बात करना अथर्व उसकी तरफ देखा और बोला, सॉरी माहिर, मैं तुम्हें बहुत बार बताने का सोचा हूँ, पर यही लगता था कि तुम सब मुझे समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। माहिर बोला, अच्छा ठीक है, ये सब जाने दो और मुझे ये बताओ, जब तुम्हारा ये एक्सीडेंट हुआ था तो क्या तुम्हें जरा भी किसी पर शक नहीं आया? नहीं, अथर्व अपनी नज़रें दूसरी तरफ किए ही बोला। माहिर 2 मिनट चुप रहा, फिर बोला, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन यही है जो बरसों से चला आ रहा है, इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। तुम फिलहाल रिलैक्स करो, इसे मैं ही हैंडल करूँगा। गलती हमारी है कि हमने उसे खुले सांड की तरह छोड़ दिया, जिसका फ़ायदा वह अब उठा रही है, पर अब कुछ ऐसा करना होगा जो यह सांप के बिल में से बाहर निकले।
वे दोनों काफ़ी देर तक यूं बैठे बातें करते रहे। उसके बाद अथर्व माहिर से बोला, मुझे अपने कमरे में जाना है। जो सुनकर माहिर अपना हाथ आगे बढ़ाया उसे सहारा देकर उठाने के लिए कि अथर्व ने अपना हाथ दिखाकर रोक दिया। वह किसी का सहारा नहीं लेना चाहता था क्योंकि वह इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ था कि चल फिर ना सके। वह अब रोज़ रोज़ किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए हिम्मत करके वह कदम आगे बढ़ाया। उसे चलने में दिक्कत तो हुआ पर वह चलने लगा और जैसे विला के अंदर कदम रखा तो सामने शगुन खड़ी थी। उसे देख अथर्व साइड से होते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। तब तक पीछे से डॉक्टर अलीना बोली, मिस्टर अडानी, आपका तो कमरा नीचे है ना। यह सुन अथर्व बिना पीछे देखे बोला, आपको किसने बताया कि वह कमरा मेरा है? सिर्फ इलाज के लिए था। इतना बोल अथर्व बिना रुके धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में आया और जैसे दरवाज़ा खोला पहले अपने कमरे को देखा। वह लंबी सांस छोड़ आगे कदम बढ़ाते हुए गया और जब मिरर के सामने खड़ा हुआ तो अपने आप को देखने लगा। वह इस वक्त बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा था। अथर्व मिरर में अपने आप को इतना घूर के देख रहा था जैसे कि कभी अपने आप को देखा ही ना हो। यूं ही 5 मिनट देखने के बाद अचानक से उसके चेहरे का रंग ही बदल गया और वह अपना दांत पीसते हुए मन ही मन खुद से कहा, सब के सब पछताओगे। इतना बोल अथर्व अपने जख्म को छूकर महसूस करने लगा कि उतने में कमरे का दरवाज़ा वापस खुला और शगुन अंदर आई। अथर्व जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। शगुन चलते हुए उसके पास आई और पीछे से दोनों हाथ से उसे हग कर ली। उसका चेहरा इस वक्त अथर्व के पीठ पर था और वह अपना चेहरा उसके बैक साइड में छुपा कर उसे महसूस करने लगी और आंखों से आंसू भी बहने लगा। अथर्व ने एक नज़र उसके दोनों हाथों को देखा जो धीरे धीरे उसके चेस्ट तक बढ़ गया। शगुन रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं। आज आप जो भी सज़ा देंगे वह मैं खुशी खुशी से सहने के लिए तैयार हूँ। जो भी सज़ा देना चाहे आप मुझे दे सकते हैं। अथर्व उसकी बात सुन रहा था पर वह कुछ बोल नहीं रहा था। तो वहीं शगुन अपने दिल की सारी बातें उससे शेयर करने लगी और अब वह ज़ोर ज़ोर से रो भी रही थी। अथर्व, आपके बगैर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं मरना पसंद करूंगी पर आपसे दूर रहना बिल्कुल भी नहीं। शगुन इतना कुछ बोल गई पर अथर्व उसके हाथ को टच तक नहीं किया। जो देख शगुन उससे दूर हुई और अब आगे आकर उसके चेहरे को देखने लगी तो अथर्व ने तुरंत चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। यह देख शगुन का दिल और भी भर आया। वह रोने की वजह से ठीक तरह से अपनी बात भी नहीं रख पा रही थी। आंसू इतने आंखों से बह रहे थे। दोनों हाथों से वह बार बार पोंछे जा रही थी। अथर्व एक बार भी उसकी आंखों में नहीं देख रहा था तो शगुन मुश्किल से अपने शब्द बोलना चालू की। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए ना। मैं कह रही हूँ ना आपको, मुझे जो सज़ा देनी है आप दे दीजिए पर प्लीज़ इस तरह नज़रें मत फेरिए। मैं ऐसे नहीं जी पाऊँगी। इससे तो अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगी। मरने का शब्द जैसे शगुन ने कहा कि अथर्व दांत पीसते हुए उसके तरफ देखा और अपने राइट हैंड से उसके बालों को पकड़ दांत कटकटाते हुए बोला, क्या कहा? मरना पसंद है तुम्हें? तो मर जाओ। अगर तुम्हें इतना ही शौक है मरने का तो जाओ, जाकर मर जाओ। अथर्व ने इतना जोर से शगुन के बालों को पकड़ रखा था कि शगुन अब अपने दोनों हाथों से अथर्व के हाथ को पकड़ आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। शगुन तुरंत अथर्व के हाथों को पकड़ दर्द भरी आवाज़ में बोली, प्लीज़ अथर्व छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आह! उसकी दर्द भरी आवाज़ सुन अथर्व और भी ज़ोर से उसके बालों को पकड़ आगे बोला, क्या हुआ? अब नहीं मरना तुम्हें? जब इतना सहन नहीं हो रहा है तो ये बोलकर क्या फ़ायदा?
कितना और झूठ बोलोगी? इतना बोल उसके बालों को जोर से छोड़ा और उसके ऐसे छोड़ने से शगुन लड़खड़ाकर ड्रेसिंग टेबल के पास गिर गई, पर टेबल के वजह से संभलते संभलते संभल गई, वरना नीचे फ्लोर पर गिर जाती। और जल्दी से उठी और अथर्व के हाथों को पकड़ी। वह पकड़ पाती कि उसके पहले अथर्व ने अपना हाथ पीछे कर लिया, जैसे कि उसे शगुन से घिन आ रहा हो। वह बिल्कुल भी शगुन को देखना पसंद नहीं कर रहा था। शगुन अब अपने दोनों हाथ जोड़ अथर्व के सामने खड़ी हो गई, पर अथर्व फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसको इस तरह नफरत करता देख शगुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो पहले ही 12 दिनों से किस तरह जीते आ रही थी उसे ही पता है, और अब अथर्व होश में आकर उसे इतनी बेरुखी से पेश आ रहा है। इतना नफरत उसके अंदर भर गया है कि वह नज़र तक नहीं उठाकर उसे देख नहीं रहा। शगुन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, पर उसके रोने की आवाज़ से भी अथर्व बिल्कुल नहीं पिघला और ना ही एक शब्द कुछ बोल रहा था। वह जैसे जाने को हुआ कि शगुन फिर से उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई, और उसका यूं ही बिल्ली की तरह रास्ता काटना अथर्व को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। अथर्व इस बार बिना उसे छुए ही बोला, अब इस तरह बार बार मेरे रास्ते में आया मत करो, और हाँ सुनो, तुम अपने घर जा सकती हो। अथर्व के मुंह से लास्ट वाला शब्द सुनकर शगुन जो रो रही थी वह एकदम सुन्न होकर उसे देखने लगी, मानो उसका शरीर पत्थर बन गया। और जब वह कुछ नहीं बोल रही तो अथर्व उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यही चाहती थी ना तुम्हें आज़ादी चाहिए था ना, तो आज से तुम आज़ाद हो गई हो। इनफैक्ट तुम तो उसी दिन आज़ाद हो गई थी जिस दिन मुझे बेवकूफ़ बनाकर लेकर गई। दुख होगा ना कि मैं बच गया। सॉरी, बचा तो मैं माहिर की वजह से हूँ। अगर माहिर न होता तो तुम कब की मुझे जहर दे देती है ना। शगुन बिना पलके झपकाए बोली, अथर्व आप ये क्या कह रहे हैं? मैं और आपको जहर दे दूंगी? क्या आपको लगता है मैं ऐसा करूंगी? ये सुन तो अथर्व हंसने ही लगा और उसके गोल गोल चक्कर लगाते हुए बोला, अच्छा मजाक करती हो तुम। क्या कहा अभी तुमने? अथर्व क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो मेरा जवाब है बिल्कुल तुम ऐसा कर सकती हो, और तुमने किया भी। तुम मुझसे कभी प्यार की ही नहीं हो शगुन मुखर्जी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ खेल रही थी और मैं तुम्हारे इस खेल को प्यार समझने लगा था। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ और तुमने मुझे अच्छे से पहचान लिया। क्या गेम खेला तुमने, माइंड ब्लोइंग। सच कहा है किसी ने, लड़कियों को कोई कभी हरा नहीं सकता, लड़कियां जो चाहे वह करवा सकती हैं। ये बात तो अथर्व ने सही कहा कि शगुन उससे नफरत करती थी, और यह काफ़ी वक्त तक वह उसे नफरत करती रही। पर समय में बदलाव आया, और वह वक्त भी आया जब शगुन अथर्व से प्यार करने लगी। पर कहते हैं ना, दो लोगों के प्यार में अगर तीसरा आ जाए तो एक को ग्रहण लग ही जाता है, और आज काया के आने के वजह से शगुन के ऊपर ग्रहण लग गया। शगुन अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए बोली, मैं मानती हूँ कि मैं आपसे नफरत करती थी, पर उस वक्त करती थी जब मैं आपको जानती नहीं थी। पर जब मैं आपको जानने लगी और हमारी शादी भी हो गई, आप हमारी फैमिली से मिले हो, मेरी फैमिली आपसे मिली है, तब मैं सब कुछ भूल गई और मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। शगुन अपनी बातें कह रही थी कि अथर्व बीच में बोला, अच्छा तो तुम सिर्फ मेरे साथ रह रही थी, इसका मतलब यही ना, तुम मजबूरन मेरे साथ रह रही थी, और अब तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम जैसा चाहो जहाँ चाहो रह सकती हो, जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकती हो। अथर्व उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। इल्ज़ाम तक तो सही था, पर अब उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा। शगुन के तो दिल के कई टुकड़े हो गए और वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रही थी। अगर अथर्व ऐसे ही उसे और बोलता रहा तो वह ज़रूर बेहोश होकर नीचे गिर जाएगी, पर उसे अथर्व को मनाना था, क्योंकि उसकी गलती थी। उसकी वजह से अथर्व
का यह हालत हुआ है। शगुन बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? मुझे हमेशा आपके साथ ही रहना है, मरते दम तक आपके साथ। अथर्व शगुन की बात बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था। वह सीरियस होते हुए बोला, जल्दी से रेडी हो जाओ, तेजा तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा, तुम्हारा अब यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। अथर्व एक के बाद एक ऐसे शब्द बोल रहा था जो शगुन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह बड़ी मुश्किल से अथर्व के सामने खड़ी थी। उसे ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तब तक अथर्व को कुछ याद आया और वह फिर से एक बार अपनी कड़वी लफ्ज़ में बोला, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? वही जिसकी मदद से तुमने यह सब काम की, कहाँ छुपा के रखी हो उसे? शहर या कंट्री छोड़कर जाने के लिए कह तो नहीं दी ना? शगुन समझ गई कि आज वह कुछ भी बोलेगी तो अथर्व उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, और तो और आज अथर्व उस पर एक नहीं बल्कि कई इल्ज़ाम लगाने लगा। रोने की वजह से शगुन की आंखें एकदम लाल लाल हो गई थी और उसका चेहरा भी एकदम से मुरझा गया था। वह अभी भी उम्मीद लेकर अथर्व को देख रही थी। वहीं अथर्व उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगा। अपना कदम आगे बढ़ा पाता कि शगुन फिर से एक बार उसके हाथ पकड़ माफ़ी मांगते हुए बोली, मैं कह रही हूँ ना, आप जो सज़ा मुझे देंगे मैं वह भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ आप मुझे इस तरह से मत बात कीजिए ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। शगुन एक ही शब्द बार बार बोल रही थी जो सुन अथर्व को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह तेज तर्रार आवाज़ में बोला, मैंने कहा ना अपना पैकिंग करो, तेजा तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आएगा, तो क्या बात समझ में नहीं आ रहा? इतना बोल अथर्व अपना मोबाइल ढूंढने लगा और बेरुखी आवाज़ में बोला, मेरा मोबाइल कहाँ है? अथर्व का मोबाइल शगुन के पास ही था। वह जल्दी से अपने आंसू साफ की और दौड़ते दौड़ते बेड के पास गई। उसने उसका मोबाइल ड्रॉअर में रखी थी और निकाल कर जल्दी से अथर्व के पास लेकर आई। शगुन को नहीं पता था कि अथर्व मोबाइल क्यों मांग रहा है, वह तो बस उसकी मदद कर रही थी। और जैसे अथर्व ने अपना मोबाइल लिया, सबसे पहले उसने तेजा को कॉल लगाया और जैसे ही तेजा ने उसका कॉल रिसीव किया तो बोला, आज रात के लिए 2 टिकट बुक करो, तुम्हारी मैडम शगुन मुखर्जी को उनके गांव छोड़कर आना है। शगुन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि अथर्व सचमुच उसे इतना जल्दी इस घर से और अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए कभी कहेगा, क्योंकि वह उसे इतना प्यार करता था, कभी यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया होगा। आज उसके मुंह से यहाँ से जाने के लिए कह रहा था, तो वहीं शगुन को बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं लगा। वह अब इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी मानो उसका कलेजा बाहर आ जाएगा। और अथर्व फ़ोन पर बातें करते ही कमरे से बाहर निकला। उसके जाते ही शगुन धड़ाम से फ्लोर पर गिर गई। सच में उसके शरीर में जान ही नहीं था और वह एकटक फ्लोर को देख रही थी। सिर्फ उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू फर्श पर गिर रहे थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।